गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है वो है डोंट बी सॉरी फॉर योर सेल्फ बाई ए.जे. क्रॉनिन। और चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ा ही हम ऑथर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। A.J. Cronin was born on 19th July 1896 in Scotland. He trained as a doctor. He worked as a naval surgeon during World War I. Later, he set up a flourishing practice in London. A.J. Cronin जो है पैदा हुए थे 19 जुलाई 1896 में स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड के साथ है और ये यूके के अंडर ही आता है। वो उनकी जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो डॉक्टर की थी। और फिर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, जो जंग अजीम पहली हुई, उसमें इन्होंने नेवल सर्जन यानी नेवी पे यानी नेवी की किसी शिप पे या सबमरीन पे जो है वो सर्जन का काम किया था। और उसके बाद जंग के बाद उन्होंने लंदन में एक फ्लोरिशिंग यानी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी सक्सेसफुल जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी, वो अपने क्लिनिक उन्होंने स्टार्ट की। ही गेव अप मेडिकल प्रैक्टिस completely and later took to writing. He was a prolific writer. Many of his novels were adapted to films like काला पानी, तेरे मेरे सपने and मौसम। बाद में उन्होंने जो है अपनी प्रैक्टिस मेडिसिन की छोड़ दी, क्लिनिक बंद कर दी और वो फिर लिखने लग गए पूरी तौर पे। और बड़े ही प्रोलिफिक राइटर थे, यानी बहुत ज़्यादा लिखते थे, मतलब काफ़ी मेहनत से लिखते थे और ज़्यादा लिखते थे। बहुत सारे उनके ऐसे नॉवेल्स हैं जिनको फिल्म के लिए अडाप्ट किया गया, जैसे कि काला पानी फिल्म जो है इसी पे, उन्हीं के नॉवेल्स पे जो है वो मबनी है, बेस्ड है। उसके बाद तेरे मेरे सपने और मौसम। हिज राइटिंग इज मार्क्ड बाय सोशल कंसर्न। हिज मोस्ट फेमस नॉवल द सिटाडेल एक्सपोजेज द करप्शन इन द मेडिकल प्रोफेशन। उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, नॉवेल्स हैं, उनमें सोशल कंसर्न्स होते हैं। सोशल कंसर्न यानी सोशल हो गया, सामाजिक कंसर्न हो गया, चिंताएं, मतलब गौर फिक्र होती है, यानी किसी ना कोई चीज़ जो है वो समाज से रिलेटेड होती है और उसी पे वो अपनी राइटिंग पे बात करते हैं, उसी का एक मैसेज जो है हम तक पहुंचाते हैं। उनका एक नॉवल है फेमस जिसका नाम है सिटाडेल, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन में, जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, उसके अंदर जो करप्शन है वो कैसी है। In this essay, the author warns us against the danger of self-pity and concentrating too much on our own petty problems. ये जो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या इन्होंने बताया है, ये कहना चाहते हैं हमसे कि कैसे लोग जो हैं वो सेल्फ पीटी करते हैं। सेल्फ पीटी यानी खुद पे तरस खाते हैं। सेल्फ हो गया खुद, पीटी हो गया तरस खाते हैं। उससे क्या होता है कि एक इंसान की जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स पे। हम प्रॉब्लम्स को जो है वो दोषी करार देते हैं, उनको कसूरवार जो है मानते हैं कि फ़लाँ वजह से मेरा ये नहीं हुआ, फ़लाँ वजह से ये नहीं हुआ, मेरे घर में ये मसला था तो इस वजह से मेरा एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इस पर बात करते हैं। Self pity stands in the way of our own growth. It does not let us realize our full potential. कहते हैं कि सेल्फ पिटी जो है वो हमारी अपनी ही ग्रोथ के सामने खड़ी है, आड़े खड़ी है, और इससे क्या होता है कि हम अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाते कि आखिरकार हमारा फुल पोटेंशियल कितना है, क्योंकि हम अपने आप को उतना फुली तौर पे पुश नहीं करते। इट ऑल्सो मेक्स अस इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद रियल ट्रबल्स व्हेन दे डू हिट अस। और साथ ही साथ जब कभी हमें प्रॉब्लम्स, सच में प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, तो उस टाइम हम उसका जो है सामना नहीं कर पाते, हम उसको टैकल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम हमेशा खुद पे तरस खाते रहे। इट अर्जेस अस टू हैव अ चीयरफुल एटीट्यूड। ये ऐसे हमें कहता है कि अर्ज करता है, हमें जो है वो प्रोत्साहन देता है इस बात का, और ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा चीयरफुल एटीट्यूड रखना चाहिए, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हमेशा खुशी वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। इफ़ वी हैव अ चीयरफुल एटीट्यूड to life, and if we learn to think more about others and less about ourselves, we can turn any disaster into an advantage. और कहते हैं कि अगर हम चीयरफुल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और हम ट्राई करेंगे लर्न करने की और गौर फिक्र करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम किसी भी डिज़ास्टर को अपने एडवांटेज, डिज़ास्टर होता है कोई तबाही या कोई ऐसा जवाल आ गया अगर हमारी लाइफ में, तो अगर हम केयरफुली और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसाइड्स वी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, और साथ ही साथ
हम ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ये तो एक थोड़ा सा जिस्ट भी हो गया इस ऐसे का। अब हम देखते हैं इसकी समरी कि इसमें ये क्या कहते हैं। The author begins this essay by giving the example of another writer, Victor Hugo, a French poet and novelist. यहाँ ऑथर जो हैं वो स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे किससे, एक और राइटर के बारे में मिसाल देके, एग्जाम्पल देके, जिनका नाम है विक्टर हुगो, जो कि एक फ्रेंच पोइट थे और नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे, पोइट्री भी लिखते थे और नॉवेल्स भी। A century ago, Victor Hugo was persecuted by the government of his country. He used to stand on a cliff. He used to climb this cliff every evening. एक सेंचुरी अगो यानी 100 साल जो है पहले क्या हुआ कि विक्टर हुगो जब थे तो उनकी अपनी ही कंट्री जो है उनको परसिक्यूट करने लगी, यानी उनके पीछे पड़ गई उनकी उसी कंट्री की गवर्नमेंट और उन पे मुकदमे जो हैं वो चलने लग गए। तो उन दिनों में ये क्या करते थे कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए और थोड़ा गौर फिक्र करने के लिए वो क्या करते थे, एक क्लिफ के ऊपर जाके खड़े हो जाते थे। क्लिफ यानी चोटी एक जो है या एक ऐसी ऊंची जगह जहाँ से आगे नीचे की तरफ खाई हो, तो उसको हम क्लिफ कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते थे कि वो हर शाम को जो है उस क्लिफ को क्लाइंब करते थे, उस पहाड़ पे चढ़ते थे। ही लुक्ड इनटू द सनसेट, देन ही थॉट फॉर सम टाइम, देन ही पिक्ड अ स्टोन एंड थ्रू इट इनटू द वाटर। उसके बाद वो क्या करते थे कि सनसेट को देखते थे, यानी सूरज जब गुरूब हो रहा होता था उसको देखते थे, और थोड़ी देर बाद क्या करते थे, एक पत्थर उठाते थे, स्टोन, और पानी में नीचे फेंक देते थे, नीचे दरिया या समुद्र कोई होगा उसमें फेंक देते थे। A little girl used to notice this every evening. रोज शाम को एक और लड़की होती थी वहां पे, वो भी इस चीज को नोटिस करती थी कि कैसे विक्टर हुगो ये काम करते हैं। She asked Victor Hugo why he was throwing a stone into the water every evening. एक दिन उस लड़की ने पूछ ही लिया कि विक्टर हुगो साहब, आप जो है ये रोज एक पत्थर पानी में क्यों फेंकते हो? He smiled and told the little girl that he was not throwing the stone in the water, he was actually throwing self-pity into the sea. और फिर वो लड़की को बताते हैं स्माइल करके कि मैं जो है वो पत्थर को पानी में नहीं फेंक रहा हूँ, मैं सेल्फ पिटी को समुंदर में यानी पानी में फेंक रहा हूँ। यानी जो मेरे अंदर तरस आता रहता है कि ओहो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पीछे हुकूमत पड़ी हुई है, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, ये सब, तो जब मुझे ये तरस आता है तो मैं पत्थर उठाता हूँ और फेंक देता हूँ पानी के बीच में, समुद्र में, और वो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ पिटी को, जो खुद पे मुझे तरस आता है उसको फेंकता हूँ। The author says that in this act of Victor Hugo there was a lesson for the world of today. ऑथर कहते हैं हमारे एजे क्रॉनिन कि ये जो कहानी अभी हमने विक्टर हुगो की पढ़ी, इससे जो है एक मैसेज मिलता है, एक लेसन, एक सबक मिलता है दुनिया के लिए। Many of us have developed a great capacity for being sorry for ourselves. कहते हैं एजे क्रॉनिन कि हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए तरस खाने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, बना ली है। वी आर फॉर एवर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद आवर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। और कहते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में फॉल्ट ढूंढते रहें। यानी अगर हमारा कोई काम नहीं होता तो हम बोलते हैं यार इस हुकूमत में ये हो ही नहीं सकता, ये हो गया पॉलिटिकल। इकोनॉमिक में हो गया, यानी अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होते या इकॉनमी अच्छी होती तो शायद मेरा ये काम हो जाता। सोशल में ये है कि अगर मुझे मेरे रिश्तेदारों ने पढ़ने दिया होता या कुछ करने दिया होता तो आज मैं कामयाब होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, सेल्फ पिटी, और हम ट्राई हमेशा करते रहते हैं और हमेशा किसी चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं हम किसी न किसी चीज़ के लिए। द स्मॉल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ एड टू आवर वरीज एंड वोज। ये चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये हमारी ज़िंदगी में जो चिंताएं हैं, फिक्र है, ये इसको ज़्यादा बढ़ाती हैं। We have the habit of talking about the difficulties and dangers, the tensions and complexities of modern life. और हम क्या करते हैं कि आजकल वैसे भी बहस चलती रहती है कि जी इस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन हो गया है, यहाँ पे तकलीफ़ ज़्यादा है, गरीब आदमी का क्या है, हमारा क्या है, हमें कौन पूछता है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में हम कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ कितनी कम्प्लेक्स है कि काम करना पड़ता है सुबह 9 से 5 या 9 से 10 रात के, ये सारी चीज़ें, तो हम इस तरीके से कंप्लेन करते रहते हैं। आगे चल के एजे क्रॉनिन जो है एग्जाम्पल देते हैं। द रोमन फिलोसोफर सेनेका सेज दैट अ मैन विल नॉट गेट एनी एडवांटेज
फ्रॉम सेल्फ पिटी। ये उनको कोट करते हैं सेनेका को। सेनेका एक रोमन फिलोसफर हुए हैं एंशियंट टाइम्स के, आज से 2-2,500 साल पहले। तो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा था कि सेल्फ पिटी करके, खुद पे तरस खा के इंसान को, मैन को कोई भी जो है फायदा, एडवांटेज नहीं पहुंचेगा। ही विल गो ऑन डिटेरियोरेटिंग, ही विल बिगिन टू हैव इनडिफरेंस टू हिज फेलो मैन। और इससे क्या होगा कि वो खुद डिटेरियोरेट होगा, यानी दिन ब दिन खत्म होगा, दिन ब दिन तबाह होगा। और साथ ही साथ जो उसके फेलो मैन हैं, यानी जो दूसरे इंसान हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी उसका इनडिफरेंस हो जाएगा, यानी उनके बीच में गैप आ जाएगा, वो उनसे दूर हो जाएगा। ही सेज दैट द बेसिस ऑफ सेल्फ पिटी इज सेल्फिशनेस। सेनेका कहते हैं कि सेल्फ पिटी का जो बेस है, यानी जो वजह है जिस वजह से हमारे अंदर सेल्फ पिटी आती है, वो है सेल्फिशनेस। यानी जब हम खुद गर्जी हमारे अंदर होती है, जब हम खुद गर्ज होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर सेल्फ पिटी आती है। सच अ मैन कैन नेवर बी सॉरी फॉर अदर्स। एक सेल्फिश इंसान, एक खुदगर्ज इंसान कभी भी दूसरों के लिए सॉरी नहीं हो सकता, यानी कभी भी दूसरों की कोई मुसीबत देख के, परेशानी देख के उसको जो है फील नहीं हो सकता। When the author was practicing medicine, he was called to examine the wife of a colliery manager. अब जो है वो बात खत्म होगी, अब नेक्स्ट बात जो है स्टार्ट की ऑथर ने। वो कहते हैं कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मेडिसिन, यानी क्लिनिक चला रहा था अपनी, तो मुझे जो है बुलाया गया। एक कॉलरी मैनेजर था, एक किसी कंपनी का मैनेजर था वहाँ पे, और उसकी वाइफ जो है बीमार थी, उसको देखने के लिए मैं गया, मुझे बुलाया गया। When he examined her, he found that the lady was suffering from the serious liver trouble. और जब इस डॉक्टर ने, एजे क्रॉनिन ने जो है उसको चेक किया, तो पता चला कि उस वाइफ को, उस औरत को सीरियस लिवर ट्रबल है, यानी उसको लिवर की बहुत बड़ी बीमारी है। He told her husband that she would not live beyond a few more days. और अब इसके बाद उसने क्या किया कि एजे क्रॉनिन ने उसके हस्बैंड को बताया कि आपकी वाइफ को लीवर की जो है बड़ी बीमारी है, प्रॉब्लम है, और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगी, कुछ ही दिन की मेहमान है। दिस इंफॉर्मेशन शॉक द हस्बैंड। ये इंफॉर्मेशन सुनते ही हस्बैंड जो है शॉक हो गया, और उसने क्या कहा, हम अब यहाँ पे हम सोच कुछ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ और होगा। ही आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट वुड हैपन टू हिम। और उसने आगे से कहा कि आखिर मेरा क्या होगा। उसने ये नहीं पूछा कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरी बीवी को बचाओ, किसी तरीके से कोई ट्रीटमेंट करो, मेरी बीवी जो है मरनी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, उसने अपने बारे में सोचा कि नहीं मेरा क्या होगा, यानी मेरा बीवी के बिना गुजारा कैसे होगा। ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज एज ऑथर, क्रॉनिन वॉज आस्क्ड टू लंच बाई द वुमन एडिटर ऑफ अ पॉपुलर मैगजीन। शुरू में जब ये नए नए लिखने लगे थे एजे क्रॉनिन, तो एक पॉपुलर मैगजीन, एक बड़ी मशहूर मैगजीन की एडिटर ने इनको क्या किया, बुलाया लंच पे। शी वॉज एन अट्रैक्टिव वुमन। वो एक अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत जो है वो औरत थी। शी हैड अ परमानेंट जॉब विद अ वेरी गुड सैलरी। शी हैड अ नाइस फ्लैट, अ ड्राइवर ड्रिवन कार। शी इंजॉयड वेरी गुड हेल्थ। वो खूबसूरत भी थी, परमानेंट जॉब थी उसकी सैलरी भी, तनख्वाह भी अच्छी थी, उसका फ्लैट बहुत अच्छा था। उसके बाद उसकी जो कार थी वो ड्राइवर ड्रिवन, यानी उसका कार का ड्राइवर भी था, यानी उसने ड्राइवर भी रखा हुआ था। शी इंजॉयड वेरी गुड हेल्थ। और उसकी जो सेहत थी वो भी बहुत अच्छी थी। शी हैड नो फैमिली ट्रबल ऑफ एनी काइंड। और उसका कोई भी मतलब फैमिली ट्रबल कोई भी नहीं था, यानी फैमिली को लेकर कोई भी परेशानी उसको नहीं थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लंच शी वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट हर पेटी ग्रीवेंसेस। लेकिन ये सब होने के बावजूद जब वो लंच के लिए बैठे, तो वहाँ वो छोटी छोटी अपनी ग्रीवेंसेस यानी छोटी छोटी शिकायतें जो हैं वो बताने लगी। ग्रीवेंसेस हो गए शिकायतें, और कंप्लेंट होता पेटी हो गया यानी मामूली, ठीक है, मामूली शिकायतें, छोटी छोटी शिकायतें करने लगी। और वो कहने लगी कि बिकॉज ऑफ दोज पेटी ट्रबल्स शी वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू लिव। और वह कहती है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे जो है वो जीने में बड़ी मुश्किल हो रही है, यानी मैं सही तरीके से जी नहीं पा रही हूँ, मैं जो है वो चाहती हूँ कि मारी जाऊँ। ऑब्वियसली हर पेटी ग्रीवेंसेस वर ऑफुली एग्जैजरेटेड। और ये ऑब्वियस सी बात है, आया है ये बात कि उसके ये छोटी छोटी शिकायतें जो हैं वो एग्जैजरेटेड थी, यानी बढ़ा चढ़ा के वो उसको बता रही थी। द ऑथर रिमार्क्स, ही हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ हिज पेटी पर्सनल प्रॉब्लम्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड डिजर्व्स टू बी पिटीड।
कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि वो इंसान जो कि अपनी छोटी छोटी और मामूली सी प्रॉब्लम को जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे, और वो समझे कि नहीं, ओहो मैं तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता, ये मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो जब ऐसा इंसान जो है उस पर पीटी करनी चाहिए हमें, यानी उस पर हमें तरस खाना चाहिए, उस पर लोगों को तरस आना चाहिए. The author remarks that doubt and fear are born in the darkness of self pity. ऑथर इस बात का रिमार्क करते हैं, वो ये कहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो डाउट है यानी शक और फियर यानी डर, इन दोनों की जाए पैदाश ये पैदा कहाँ होते हैं? ये सेल्फ पीटी से पैदा होते हैं. यानी जब हम सेल्फ पीटी करते हैं तब जो है क्या होता है, वहां से ही हमारे अंदर शक और डर पैदा होता है. क्योंकि जब हम खुद पे तरस खाएंगे, हम बोलेंगे ओ मैं ये काम कर नहीं सकता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या होगा, हमें अपनी काबिलियत पे शक आएगा, और फिर जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने तो हम उससे डर के भाग जाएंगे. ही एडवाइजेज अस टू लिफ्ट आवर थॉट्स फ्रॉम आवर सेल्स. और ये ऑथर जो है हमें एडवाइस करता है, इस बात की सलाह देता है कि अपने आप से जो है, अपने ऊपर जो आप ज़्यादा गौर फिक्र करते हो, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इससे जो है क्या करो, अपने आप को उठाओ, दूर करो. इन अचीविंग एनीथिंग द सेल्फलेसनेस ऑफ द एफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए उसका जो आपने एफर्ट किया, जो कोशिश की है, उसके अंदर जितनी सेल्फलेसनेस होगी, यानी जितनी ही खुदगर्जी कम होगी, उतना ही ज़्यादा ही वो इंपॉर्टेंट है. वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ओनली इफ वी स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट सर्कमस्टांसेस. और हम तभी जो है क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, जब क्या करेंगे, अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, अपने मकसद को पा सकते हैं, जब हम जो है सर्कमस्टांसिस को यानी हालात के बारे में कंप्लेंट करना छोड़ देंगे. यानी फॉर एग्जांपल किसी का कोई एग्ज़ाम है, यूपीएससी का है या दूसरे कंपटीटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसका अगर वो नहीं निकलता है, अगर क्लियर नहीं होता है इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो अगर कोई सेल्फ फिश जो है इंसान होगा, वो कहेगा और जी मुझे घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में शादी थी, मेरे घर में डेथ हो गई थी, मैं पढ़ नहीं सकता था, ये था वो था, ठीक है, मेरा बेस कमज़ोर है, ऐसा है वैसा. तो बहुत सारी जो है वो जो बहाने जो है फिर वो वैसा इंसान बनाता है. लेकिन ऐसा इंसान जो है कामयाब नहीं हो सकता. कामयाब वही होगा जो हालात से लड़के, हालात को जो है बिल्कुल साइड पे रख के और अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके, अपने मकसद पे फोकस करके जो है वो काम करेगा, वही कामयाब होगा. वी शुड ट्राई टू यूज द सर्कमस्टांसेस एज एन एड टू अवर प्रोग्रेस. और हमें जो हालात है उन हालात के हिसाब से नहीं चलना, हमने हालात को अपने हिसाब से और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है. वी शुड ट्राई टू टेक पेटी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स इन आवर स्ट्राइड. तो हमें जो है अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रबल्स हैं, जो मुश्किलातें हैं, उन सबको अपने साथ लेके जो है वो चलना है अपने ही इस साइड पे. By thinking correctly and courageously, we can turn every misfortune to our advantage. जब हम बिल्कुल करेक्टली सोचेंगे और करेजियसली यानी करेज के साथ यानी बहादुरी के साथ सोचेंगे, तो हम किसी भी मिसफॉर्च्यून को, यानी कोई भी अगर हमारे साथ बदकिस्मती से कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया है, या कोई बदकिस्मती हमारे आगे आई है, हम कहीं पे फेल हुए हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. The author gives the example of his painter friend. अब एक ऐसी एग्जाम्पल देने वाले हैं कि जिससे जो है हमारा मोरल बहुत बूस्ट हो जाता है कि यार अगर ऐसे इंसान ये काम कर सकता है तो हमें तो और भी बेहतर होना चाहिए. देखते हैं क्या बोलते हैं. The author gives the example of his painter friend. He was seriously wounded in the Second World War. अब अपनी फ्रेंड की जो है एग्जाम्पल देते हैं. उनका फ्रेंड क्या था, पेंटर था, पेंटिंग करता था, और वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में वो काफ़ी हद तक जो है वूंड हो गया, यानी वो काफ़ी हद तक जो है वो जख्मी हो गया. ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, और उसकी वजह से वो बिल्कुल अंधा हो गया. द राइटर वेंट टू सी हिम. ही एक्सपेक्टेड टू सी आ रेचिड लुकिंग मैन. अब राइटर क्योंकि दोस्त था उसका, उस नाते उसका पता करने गया, तो उसने एक्सपेक्ट ये किया था यार कि ये बेचारा अंधा हो गया होगा, तो अब ये बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, और इसका जो है जीने की इच्छा, जीने की चाह जो है वो खत्म होगी. On seeing the author, he smiled. He said that he was going to try at building houses. अब जब उसको पता चला कि ऑथर आ गया है, तो मुस्कुराया इसका दोस्त, और उसने कहा कि अब क्योंकि मैं पेंटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हूँ, मैं अब क्या करूँगा, बिल्डिंग हाउस करूँगा, बिल्डिंग्स जो है वो बनाऊँगा, उनको डिज़ाइन भी करूँगा.
ठीक है, यानी आर्किटेक्ट का काम करूंगा। ही बिकेम अ फेमस आर्किटेक्ट, और फिर वो आगे जाके एक बहुत ही मशहूर जो है वो आर्किटेक्ट बना। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं, 2D 3D ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं वो। द ऑथर दैट गिव्स देन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड स्कॉटिश वुमन। उसके बाद ऑथर जो है एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक ओल्ड औरत है, एक बूढ़ी औरत है स्कॉटलैंड की, उसके बारे में। शी वॉज 80, वो 80 साल की थी। शी बिकेम अ विडो एट द एज ऑफ 26, लेकिन 26 साल की उम्र में वो जो है बेवा हो गई थी, विधवा हो गई थी। और शी हैड 5 यंग सन्स एंड नो मीन्स ऑफ सपोर्ट, और उसके अब 5 बेटे थे उस टाइम, और कोई जो है जरिया माश नहीं था, यानी सपोर्ट करने का कोई जरिया नहीं था, पैसा कमाने का कोई जरिया उसके पास नहीं था। By her hard work, she succeeded in educating her boys at the university and in seeing them all rise in various professions to positions of importance. लेकिन उसने मेहनत की उस औरत ने, और पाई पाई इकट्ठा करके, मेहनत करके, काम करके अपने सारे बच्चों को, 5 के 5 जो बच्चे थे, लड़के थे, उनको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। और उससे क्या हुआ कि वो अच्छे अच्छे प्रोफेशंस पे, हाई प्रोफेशंस, हाई लेवल के प्रोफेशंस तक पहुंचे। The author asked her how she had managed to do this. She replied she was never meant to sit idle and never be sorry for herself. और फिर जब ऑथर ने उनसे पूछा कि आपने इसे कैसे किया, कि अकेली औरत थी आप विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी, बेवा हो गई थी, और फिर 5 बेटे भी थे आपके, कोई कमाने का जरिया नहीं था, कैसे किया? तो वो आगे से जवाब देती हैं कि मैंने ये तहिया कर लिया था, ये समझो कसम खा ली थी कि मैं कभी भी आइडल नहीं बैठूंगी, यानी कभी भी बेकार नहीं बैठूंगी, और कभी भी अपने लिए सॉरी फील नहीं करूंगी, यानी कभी भी सेल्फ पिटी नहीं करूंगी। उसके बाद कहते हैं हेलन केलर एंड R.L. स्टीवनसन वर सच पर्सन्स। ऑथर कहता है कि ये जो राइटर्स थे, हेलन केलर और R.L. स्टीवनसन, ये भी ऐसे ही लोग थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी जिंदगी में और सेल्फ पिटी नहीं किया। दे नेवर बॉदर्ड अबाउट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। उनको कभी फर्क नहीं पड़ा, कभी भी वो बॉदर नहीं हुए कि कोई सर्कमस्टांस, कोई हालात उनके अनफेवरेबल है, यानी उनके हिसाब से फेवरेबल नहीं है। वी मस्ट हैव नेवर से डाई एटीट्यूड इन लाइफ। और लास्ट में ऑथर कहता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, नेवर से डाई, यानी कभी मत कहो कि मैं हार गया, मैं मर गया, कभी जो है अपने आप पे जो है वो तरस नहीं खाओ, और यही एटीट्यूड रहेगा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू।